हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इवनिंग में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और हमने कहाँ तक देख लिया था। हमने देखा था कि वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो ज्योग्राफी में ये बताती हैं कि कब और किस तरीके से आपको स्पेस के बारे में या बोला जाए तो अंतरिक्ष के बारे में पता चला है। स्टार्टिंग हमने की थी, दो तरीके की थ्योरी हुआ करती थी। कितने तरीके की? दो तरीके की। कौन कौन सी? पहली थ्योरी कौन सी हुआ करती थी? क्लासिकल थ्योरी। और एक दूसरी और थ्योरी थी, उसको क्या बोला गया है? मॉडर्न थ्योरी। ठीक है ना। देखा जाए तो सबसे पहली शुरुआत हुई है अंतरिक्ष के बारे में पढ़ने की, वो कब हुई है? करीब 140 एडी के समय। और सबसे पहला साइंटिस्ट या बोला जाए खगोल वैज्ञानिक जिसने इसकी किसी थ्योरी कोई थ्योरी दी है तो वो कौन था? टॉलमी। ठीक है ना। सबसे पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमी के द्वारा दिया गया है। कब? 140 एडी। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 140 एडी के समय में सबसे पहला सिद्धांत टॉलमी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, इसने क्या बोला था? इसने हीलियोसेंट्रिक दिया था या जियोसेंट्रिक? मतलब जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य इसके परिक्रमा कर रहा है। सन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद अलग अलग थ्योरीज आई। फिर फाइनली हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ सेंटर में सन सेंटर में है और अर्थ इसके आसपास क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और एक्चुअल में एक अर्थ ही ऐसी नहीं है, अर्थ के अलावा भी और बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो क्या कर रही है? इसके आसपास घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि सन और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा अंश मात्र है। किसका? पूरे के पूरे अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष अभी भी क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अंतरिक्ष अभी भी क्या कर रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। अंतरिक्ष अभी भी क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये सारी चीज हमें पता चल गई थी। आज हमें देखना था किसके बारे में? लाइफ ऑफ स्टार के बारे में और गैलेक्सीज के बारे में चीजें स्टार्ट करनी थी। तो आज हम देखेंगे गैलेक्सीज क्या होती हैं, जिसके आकाश गंगा भी कहा जाता है। ठीक है ना। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। एक्चुअल में आकाश गंगा क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है। केवल और केवल स्टार्स ही नहीं, और भी बहुत सारी अलग अलग बॉडीज हैं। जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज। इन सबको एक साथ मिला दो तो वो क्या कहला जाती हैं? आकाश गंगा कहला जाती हैं। अब बात यह है कि आपस में कैसे हैं? तो ये एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आसपास बंधी हुई हैं और एक दूसरे के आसपास क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, रिवॉल्व हो रही हैं। समझ में आ रहा है ना। देखते हैं, आकाश गंगा या मंदाकिनी तारों का एक ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है। गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या लिख लोगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या लिखोगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच कंबाइंड टुगेदर बाय देयर ऑन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। उनके खुद के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वो क्या हुए हैं? एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है। इनकी विशालता के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल यूनिवर्स कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल यूनिवर्स। लेकिन इस फेनोमेना पे अभी यूनिवर्स, इस पे अभी उतना ध्यान मत देना कि ये टेरेस्ट्रियल यूनिवर्स क्या है, वो आप लोग आगे देखोगे। ठीक है। इतने बड़े साइज के होते हैं ये आकाश गंगा, इतने बड़े साइज की गैलेक्सीज होती हैं कि इनको क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल यूनिवर्स। अगर बात करें कि भाई इनका साइज बेसिकली देखा जाए तो कितना होता है, तो एक्चुअल में एक आकाश गंगा में करीब अनुमानता ऐसा माना गया है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि नियरली 100 अरब स्टार्स होते हैं। समझ में आ रहा है? एक अरब में करीब 100 करोड़ ऑफ स्टार्स आते हैं। 100 करोड़ आते हैं, फिर 100 करोड़ में 100 मल्टीप्लाई करोगे, उतने अरब मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके इतने ज्यादा क्या होते हैं? स्टार्स। और ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में करीब 100 अरब्स ऑफ क्या है? गैलेक्सीज हैं। ऐसे अरबों खरबों क्या है हमारे पास? आकाश गंगा है। हम तो अभी सिर्फ अपनी आकाश गंगा को भी ढंग से नहीं जानते। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो, तो देखो एक्चुअल में ये जो पोर्शन है, ये एक पूरी आकाश गंगा है। ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है केंद्र। आकाश गंगा का
केंद्र बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है, ठीक है। और जितने भी स्टार्स हैं, करीब 90% स्टार्स इसी के आसपास घूम रहे होते हैं, सेंटर के ही आसपास घूम रहे होते हैं। बहुत थोड़े से स्टार्स जो होते हैं वो इसके दूर जाके घूम पाते हैं, ठीक है। बहुत थोड़े से स्टार होते हैं जो इसके कहाँ जाते हैं, दूर जाके घूम पाते हैं। बाकी ज्यादातर स्टार, मोस्टली स्टार इसके सेंटर में घूमते रहते हैं, ठीक है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी आकाशगंगा कौन सी है? क्यों मिल्की वे, क्यों नाम है मिल्की वे? एक्चुअल में जो ये स्टार्स घूमते हैं, ठीक है ना, जितने भी ये जो गैलेक्सीज के घूमने के 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के मतलब या तो ये स्पाइरल रूप में घूमेंगे, स्पाइरल समझते हो, हेलिकल पाथ में, स्प्रिंग देखे होंगे आप सबने, स्प्रिंग के पाथ में घूमेंगे, या एलिप्टिकल, एलिप्टिकल मतलब अंडाकार, ठीक है। ये क्या होता है? एलिप्टिकल पाथ, या तो एलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे या सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। इस तरीके से कोई भी गैलेक्सीज मूव करती है। हमारी गैलेक्सीज किस पाथ में मूव करती है? स्पाइरल पाथ में मूव करती है, ठीक है। स्पाइरल पाथ में मूव करते करते, है ना, ये जो बीच में जो स्टार्स घूम रहे होते हैं ना, ज्यादातर देखो स्टार्स का भी कलर होता है। अभी आप देखोगे जो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तो उसमें देखोगे स्टार्स के भी अलग अलग कलर रहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, व्हाइट कलर के स्टार्स इतने ज्यादा एक साथ दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि दूध की कोई चादर है। इसीलिए हमारी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है? मिल्की वे। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई दूसरी गैलेक्सी नहीं होती, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकती होंगी, लेकिन हम बहुत मुश्किल से अपनी गैलेक्सी को अच्छे से जान पाए हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमारी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे गैलेक्सी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो देखो, आकाशगंगाओं में केंद्रीय उभार, इसी को बोला जाता है सेंट्रल एक्सपेंशन। केंद्रीय उभार को क्या बोला जाता है? सेंट्रल एक्सपेंशन, ठीक है। तथा घूर्णनशील उपस्थित होती हैं। घूर्णनशील मतलब घूर्णनशील बॉडीज होती हैं, ठीक है ना। घूर्णनशील भुजाएं, घूर्णनशील बॉडीज मतलब रेवोल्यूशनरी बॉडीज। इसको क्या बोलोगे आप? रेवोल्यूशनरी बॉडीज, या इनको रिवॉल्विंग बॉडीज भी बोला जा सकता है। बेसिकली ये रिवॉल्विंग बॉडीज कौन है? मोस्ट ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडीज आर स्टार्स। ज्यादातर ये रिवॉल्विंग बॉडीज कौन सी हैं? स्टार्स हैं, अरबों खरबों स्टार्स हैं, ठीक है। उभार आकाशगंगाओं के केंद्र को कहा जाता है। हमने अभी देखे थे, दिख पा रहा होगा, इसी को क्या बोला जाता है? उभार बोला जाता है। और सेंटर के ही आसपास में सारी बॉडीज क्या हो रही होती है? घूम रही होती हैं। जहां तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, मतलब जहां पे तारों का ग्रुप सबसे ज्यादा कहां होता है? सेंटर के पास होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तथा घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से क्या होती है? निर्मित होती है। ये जो घूर्णनशील भुजाएं मतलब ये जो बॉडीज हैं, ये एक कुछ नहीं है, ऐसे कोई चमकीला सा एक चीज नहीं है, लाखों करोड़ों तारे हैं यहाँ पे, ठीक है। सन से बड़े, सन से छोटे, सन के बराबर, है ना, लाखों करोड़ों तारों से बनी है। देखो, प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः कितने 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब, 1 अरब में कितना होता है? 100 करोड़ होता है। तो अब 100 करोड़ इंटू 100 अरब कर लोगे, 100 करोड़ होता है इंटू 100 करोगे तो एक आकाशगंगा में इतने तारे आएंगे। और माना जाता है करीब 100 अरब्स ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं। कहाँ? यूनिवर्स में। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, हम तो एक छोटे से अंश मात्र हैं इस यूनिवर्स में। क्लियर है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है क्या कि सेंटर में 3 तरीके से घूमती है। अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये इसका क्या कहलाता है? सेंटर। स्पाइरल रूप में दिख रही है ये आप लोगों को, इस तरीके से, ये है ना, ये इस तरीके से स्पाइरल रूप में घूम रही है। दिखेगी नहीं, 3D फॉर्म में वो स्पाइरल रूप में रहेगी। और इसी को बोला जाता है सेंटर। सेंटर बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द स्टार्स इसी सेंटर के आसपास घूमते हैं। दूर में बहुत थोड़ी थोड़ी बॉडी होती है जो इस स्टार्स के, मतलब इस सेंटर्स के दूर में जाती है। कोई भी आकाशगंगा किस फॉर्म में मूव करती है? तो 3 तरीके के फॉर्म में मूव करती है। पहला होता है सर्पिल आकार, मतलब जिसको स्पाइरल बोला जाता है। दूसरा दीर्घ वृत्तीय या इलेप्टिकल पाथ बोला जाता है। अनियमित, या इसको आप सर्कुलर भी बोल लो, अनियमित या सर्कुलर, इररेगुलर और सर्कुलर, ठीक है ना। मतलब कुछ पता नहीं है, लेकिन जनरली उसको माना जाए कि वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रही होती है। कोई भी आकाशगंगा का संरचना या उनका मूवमेंट, ठीक है, किस आधार पे होता है? इन 3 चीजों के आधार पर रहता है। या तो स्पाइरल होगा, इधर इलेप्टिकल, इधर स्पाइरल और रेगुलर, ठीक है, इन तीनों में से होगा। आकाशगंगा में नए व पुराने तारे सम्मिलित रूप से होते हैं। बहुत सारे नए तारे भी होते हैं, बहुत सारे पुराने तारे भी होते हैं। क्या है ये तारे, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। परंतु केंद्रीय उभार में पुराने तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। मतलब जो सेंटर के पास में ओल्डेस्ट स्टार सबसे ज्यादा
पाए जाते हैं। जो तारे पुराने हो जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? केंद्र में पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? दुग्ध मेखला, ठीक है ना। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। किस आकार की है? अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था, स्पाइरल वे में रोटेट करती है, स्पाइरल, ठीक है ना, स्पाइरल फॉर्म में रोटेट करती है। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम आकाश गंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम आएगा, एंड्रोमेडा। एक सर्पिल आकाश गंगा का उदाहरण है। यह भी किस तरीके का उदाहरण है? एक स्पाइरल। यह भी किस तरीके की है? स्पाइरल ही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहां तक, है ना। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। और हमसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया, है ना। तो हमारी गैलेक्सी याद रखना, हमारी गैलेक्सी पता ही होगा, मिल्की वे पता होना चाहिए। और हमसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा, ठीक है। यहां पे एक चीज जान लो, वैसे ही आगे आएगा लेकिन यहीं पे बना दे रहे हैं। एक्चुअल में इन कॉस्मोलॉजिस्ट ने, मतलब ये खगोल वैज्ञानियों ने इन गैलेक्सीज को ग्रुप में बांटा है, ठीक है। मान लो ये 3 गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी नंबर 1, गैलेक्सी नंबर 2, गैलेक्सी नंबर 3। इनको एक ग्रुप में बांटा और इन ग्रुप्स को बोला जाता है क्लस्टर्स। क्या बोला जाता है? क्लस्टर। इन्हीं ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्लस्टर बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक क्लस्टर में बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा 3 आकाश गंगाओं को रखा जाता है। हमारे वाले क्लस्टर में कितनी है? हमारे वाले क्लस्टर में टोटल 3 आकाश गंगाएं हैं। पहली तो हमारी खुद की मिल्की वे, दूसरी एंड्रोमेडा, तीसरी लिखोगे NH91। तीसरी कौन सी है? NH91। नाम उनके खोजकर्ता के अनुसार आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि NH91 कोई नेशनल हाईवे है, ठीक है ना। बस उसके आधार पे नाम आ जाता है, बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया इसका, NH91। तो हमारे वाले क्लस्टर में टोटल कितनी गैलेक्सीज हैं? ये 3 गैलेक्सीज पाई जाती हैं, ठीक है। चलो, कभी नहीं पूछा गया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्लस्टर अगर मान लो, क्लस्टर क्या है? तो इट इज ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये क्या है? समूह है। किसका? आकाश गंगाओं का समूह है, ठीक है। ये देखो, ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। इसको मिल्की वे इसीलिए बोला जाता है कि जब दूर से टेलीस्कोप वगैरह देखा गया तो एक व्हाइट कलर के ऐसे स्टार्स की चादर जैसी दिखी, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिए? मिल्की वे रख दिए, ठीक है। नेबुला क्या होता है? अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, इससे पहले कि हम देखेंगे स्टार्स, ठीक है। क्या देखेंगे? स्टार्स। चलो, हेडिंग डालोगे लाइफ ऑफ स्टार। ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, किसी भी तारे का जीवन किस तरीके से शुरू होता है और किस तरीके से किसी तारे के जीवन का अंत होता है, वो वाली चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो, एक्चुअल में कोई भी तारा, ध्यान देना यहाँ पे, पहले समझना, बाद में डायग्राम वगैरह बनाना, समझते चलना। कोई भी तारा स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहता है, वो ग्रुप ऑफ गैसेस रहता है। कोई भी तारा क्या है? ग्रुप ऑफ गैसेस, ठीक है ना। कोई भी तारा क्या रहता है? ग्रुप ऑफ गैसेस रहता है, समझना। ठीक है, ग्रुप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम जानते हैं निहारिका के नाम से। किसके नाम से? निहारिका। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेबुला। क्लियर है? चलो, समझ में आ रहा है ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेबुला। क्या है नेबुला? तो कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ गैसेस बोल लो, ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बोल लो। एक समूह है गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, जो कि बिकॉज हमने देखा भी स्पाइरल फॉर्म में घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ रोटेट कर रहे हैं, तो इनके रिवॉल्विंग नेचर के कारण, इनके घूमने के कारण इनमें आपस में एक फोर्स जनरेट होता है और ये आपस में एक दूसरे के क्या आने लगते हैं? पास में आने लगते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपस में एक दूसरे के क्या आने लगते हैं? पास में आने लगते हैं। जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है ना। निहारिका क्या बोलोगे? नेबुला क्या है? नेबुला कुछ नहीं है। नेबुला क्या है? ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस। निहारिका क्या है भाई? ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब जब ये एक दूसरे के पास आने लगता है, तब यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? एक स्टार का। ठीक है, तब यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? स्टार का।
अब हम स्टार किसको बोल सकते हैं, कब कहेंगे कि ये नेबुला से क्या बन गया है, स्टार बन गया है, कब कहेंगे? सबसे पहला रीजन होना चाहिए कि कोई चीज नेबुला से स्टार बन गई है, तो सबसे पहला रीजन होना चाहिए तारा बन चुका है। तारा में भी क्या बोला जाता है, अग्र तारा, ठीक है ना, फर्स्ट स्टार बोला जाता है, अग्र तारा फर्स्ट स्टार, ठीक है। कब बोलोगे, जब देखोगे आप कि कौन सी गैस, हमने देखे थे ग्रुप ऑफ गैसेस, है ना, तो हाइड्रोजन किस में बदलना शुरू हो गई है, हीलियम में। हाइड्रोजन किस में बदल रही है, हीलियम में, पहली कंडीशन, है ना। इस कारण से यहां पे क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन या फिजन, फ्यूजन। चलो समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, है ना। और कुछ कंडीशंस होती है इसकी, और कंडीशंस क्या होती हैं अभी देखते हैं। हर स्टार की अपनी लाइट और हीट होती है, हर स्टार की अपनी क्या होती है, लाइट मतलब प्रकाश, एवं हीट मतलब उष्मा। हर एक स्टार की अपनी खुद की प्रकाश। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है, खुद का उष्मा है क्या, नहीं है, इसीलिए क्या वो तारा है, नहीं है, ठीक है ना। हर एक स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है और अपनी खुद की हीट होती है। चलो अब हमने देखे कौन सी गैस किस में बदल रही है, हीलियम गैस में बदल रही है। तो ये स्टार जो होगा वो कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कौन सी स्टेट में होगा भाई, है ना। लग तो रहा है गैस, लेकिन जो सन होता है हमारा वो ना सॉलिड ना लिक्विड ना ही गैस, कौन सी स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है ना। कौन सी स्टेट में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा स्टेट, जेली, जेली जैसा स्टेट समझ लो, कोलगेट टूथपेस्ट, है ना, जेली वाले जो स्टेट होते हैं। लावा, लावा भी क्या है, ना लिक्विड है ना सॉलिड है ना गैस है, कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। कौन सा है, प्लाज्मा स्टेट है। बेसिकली 5 स्टेट ऑफ मैटर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक और बोस-आइंस्टीन। कौन सा मैटर पाया जाता है, बोस-आइंस्टीन। प्लाज्मा सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म कौन सा रहता है, प्लाज्मा। अब इस सन का मतलब, अब इस स्टार का जो नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर हो जाता है, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। सरफेस मतलब पृष्ठ ताप, केवल बाहर बाहर का, अंदर का तो ध्यान ही नहीं दे रहे हम, इसी को क्या बोला जाएगा, पृष्ठ ताप। पृष्ठ ताप की बात कर रहे हैं, पृष्ठ ताप कितना हो जाएगा, करीब 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सबसे मिनिमम है पृष्ठ ताप, ये क्या है, सबसे कम वाली बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो अब हम अग्र तारा किसको कहेंगे, अग्र तारा समझ लो जहां पे हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन वाली चीजें यहाँ पे हो रही हैं, इसकी अपनी खुद की लाइट और हीट है, समझ में आ रहा है ना, अपना खुद का प्रकाश, अपनी खुद की उष्मा है। कौन से स्टेट है, कौन से स्टेट में है ये, प्लाज्मा, समझ में आ गया, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा स्टेट में है। और इसका सरफेस टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है। अंदर के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सरफेस के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। यहां तक समझ में आया। नेबुला क्या होता है, समझ में आया। नेबुला क्या है, इट इज अ ग्रुप, किस तरीके से स्टार बन रहा है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। किसी आकाशगंगा में स्टार बनने की शुरुआत कैसे हुई है, नेबुला, ग्रुप ऑफ गैसेस थे, ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स से, जो अपने ग्रेविटेशन के कारण क्या हुए, पास में आए, है ना। और जब पास में आए तो उनमें संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, न्यूक्लियर फिशन वाली प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे हाइड्रोजन बदल रहा है किसमें, हीलियम में बदल रहा है। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हीलियम में बदल रहा है, जिसके कारण इसकी अपनी खुद की लाइट है, अपनी खुद की हीट है। और ये कौन से स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है, बहुत एकदम मोल्टन स्टेट में, लावा जिस स्टेट में रहता है ना 6000 डिग्री सेल्सियस, प्लाज्मा स्टेट में सबसे हॉटेस्ट स्टेट यही होती है। और इसी को एकदम ठंडा, सबसे कोल्डेस्ट स्टेट कौन सी होती है, बोस-आइंस्टीन, ठीक है ना। चलो -260 डिग्री सेल्सियस समथिंग में। चलो आगे देखते हैं। तो इसका सरफेस टेम्परेचर कितना रहेगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। पृष्ठ ताप कितना रहेगा, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलो अब ये तारा हमें तो यहां तक समझ में आ गया है, क्लियर है। नेबुला, नेबुला के बाद कोई स्टार बन गया है, अग्र तारा बन गया है। अब जब सारा हाइड्रोजन ऑलमोस्ट खत्म होने लगेगा
पूरा की पूरा हाइड्रोजन किस में बदल चुका है, हीलियम में बदल चुका है। अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ठीक है। ऐसे लाखों करोड़ों साल बाद जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका होगा तब ये बन जाएगा एक बहुत बड़ा लाल दानव। क्या बन जाएगा, लाल दानव, यही नाम है इसका, इसीलिए इसको बोला जाता है रेड जाइंट। क्या बोला जाता है, रेड जाइंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल दानव। इसी को क्या बोला जाता है, रेड जाइंट बोला जाता है, लाल दानव बोला जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा आकार ले लेगा, सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम। सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हीलियम में। देखना ये प्रोसेस याद रखना, पहले तो ग्रुप ऑफ गैसेस हैं, संलयन होगा, स्टार बन चुका है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। जब पूरा कन्वर्ट हो गया तो वो क्या बन चुका है, रेड जाइंट, ठीक है ना। फिर अब धीरे से हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन सॉरी हीलियम कन्वर्ट होगा। हीलियम किसमें कन्वर्ट होगा, हीलियम अलग तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है। हीलियम कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन में। समझ में आ रहा है ना, हीलियम किसमें, देखो सन की सॉरी किसी भी स्टार के उसमें यही प्रक्रिया चलती है। पहले तो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होगा, कार्बन अदर मेटेलिक मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, डेथ हो जाती है स्टार की, ठीक है। रेड जाइंट तक समझ में आया, क्लियर है ना। अब ये रेड जाइंट, हमने बोले गैस जब खत्म होने वाली रहती है तो ऐसे फड़फड़ाती है, बोल सकते हैं ना, ऐसे लिप 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 से होने लगती है और येलो सा कलर आने लगता है। समझ में आ रहा है, एकदम येलो, और उसके ऊपर देखोगे तो लाल सा कलर आने लगता है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अचानक से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो स्टार की ये वही स्टेज है जब ये स्टार क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो अगर ये स्टार छोटा है, कितना छोटा है वो अभी देखेंगे, अगर ये स्टार छोटा है तो वो बदल जाएगा, टूट के बदल जाएगा किसमें, व्हाइट ड्वार्फ में। किसमें बदल जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। इसे बोला जाता है श्वेत वामन। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वेत वामन। अगर ये छोटा है तो ये बदल जाएगा किसमें, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन में बदल जाएगा। यह वो लास्ट स्टेज है जब स्टार यहां पे चमकेगा, जब उसकी खुद की लाइट होगी, जब उसकी खुद की हीट होगी, ये वो लास्ट स्टेज है। इसीलिए इसको फॉजल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको फॉजल स्टार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जीवाश्म तारा। क्या बोला जाता है, जीवाश्म तारा। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, फॉजल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यह वह लास्ट स्टेज है जब ये तारा चमकेगा और इसके बाद एंड हो जाएगा, मतलब मर जाएगा ये तारा, इसका एंड हो जाएगा। और जब एंड होगा तो इसी को बोला जाता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोला जाता है, ब्लैक ड्वार्फ। इसको बोलते हैं काला वामन। क्या बोलेंगे, मृग वामन, काला वामन। एंड ऑफ स्टार, एंड ऑफ स्टार, ये इस स्टार का अंत है। क्या, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। समझ में आ रहा है। शुरुआत कहां से हुई थी, नेबुला। शुरुआत कहां से हुई थी, नेबुला या निहारिका। यहां से कई बार नेबुला को डायरेक्ट हिंदी में भी नेबुला लिख देता है, तो परेशान नहीं होना, नेबुला निहारिका दोनों चीज सेम है। नेबुला से शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेबुला से शुरुआत हुई। नेबुला क्या था, ग्रुप ऑफ गैसेस, ठीक है, 10 पार्टिकल गैसेस, ठीक है। इसके बाद नेबुला से क्या बना, स्टार, फर्स्ट स्टार बना, ठीक है ना, फर्स्ट स्टार बना। उसके बाद हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी कि किसको स्टार बोल लोगे। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टार के बाद वो क्या बना, रेड जाइंट, ठीक है ना। रेड जाइंट अगर छोटा साइज है उस स्टार का, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, व्हाइट डॉर्फ। और व्हाइट डॉर्फ के बाद ब्लैक डॉर्फ। इस स्टेज में सबसे लास्ट स्टार कहां चमकेगा, मतलब स्टार सबसे लास्ट टाइम कहां चमकेगा, व्हाइट डॉर्फ में। इसको क्या बोला जाता है, फॉजल स्टार या जीवाश्म तारा बोला जाता है ना। तो ये तो बात हुई अगर स्टार कैसा है, छोटा है तो। अब अगर बात करो कि स्टार बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है ना, बड़ा है तो क्या होगा, यहां पे देखते हैं, ठीक है। अगर स्टार बड़ा है तो वो बनेगा, हाँ बिल्कुल, अभिनव तारा। अगर स्टार बड़ा है तो वो क्या बनेगा, अभिनव तारा, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं।
जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वो स्टार बड़ा है तो वो क्या होगा, सुपरनोवा। समझ लो ये सुपरनोवा क्या स्टेज है, हमने देख लिए थे। ये जो रेड जाइंट है वो स्टेज समझ में आ गई थी। ईंधन एकदम लास्ट बना है, सारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो चुका है किसमें, हीलियम में। अब जो बची कुची हीलियम है वही जल रही है, गैसेस जल रही हैं तभी तो इतना टेम्परेचर है। ठीक है, बची कुची हीलियम है वही जल रही है। तो एकदम लास्ट टाइम पे ये था और लास्ट टाइम चमका है, व्हाइट डॉर्फ बन के टूटा है, व्हाइट डॉर्फ बन गया है, व्हाइट डॉर्फ पे ब्लैक डॉर्फ खत्म हो गया है। अगर साइज उसका बड़ा है तो वो किसमें आ रहा है, सुपरनोवा। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होता है हीलियम में आता है तो ये अंदर से सिकुड़ना शुरू कर देता है। अंदर से क्या होता है, श्रिंक होना शुरू कर देता है, बाहर से नहीं। कहां से, अंदर से, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोसेस हो रही है वो अंदर हो रही है। हाइड्रोजन टू हीलियम, हीलियम टू कार्बन, कार्बन टू अदर मिनरल मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, ये प्रोसेस कहां हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है। तो अंदर से क्या शुरू कर देता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है, श्रिंक होना शुरू कर देता है। जिस श्रिंक होने के कारण जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। इतना श्रिंक हो जाता है अंदर से, बाहर से तो श्रिंक नहीं हो रहा है, सिकुड़ नहीं रहा है, अंदर से सिकुड़ रहा है कि अचानक से क्या हो जाता है, विस्फोट करता है, ब्लास्ट करता है। ठीक है, इसको सुपरनोवा या अभिनव तारा क्यों बोलते हैं। जो लास्ट फड़फड़ाती हुई गैस जो होती है ना, जो बहुत तेज जलती है, ये वही तारा है। अगर साइज में बड़ा है तो ये बहुत तेज, लास्ट टाइम बहुत तेज रोशनी देगा और अचानक से ऐसे भुक करके गैस बंद हो जाती है ना। तो वही समझ लो, वैसे ही करके ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होके ये तीन चीज, या तो तीन तरीके से निर्माण होगा, या बनेगा न्यूट्रॉन, या बनेगा क्वेसर, या बनेगा पल्सर। ठीक है, क्या क्या बन सकता है, या बनेगा न्यूट्रॉन, या बनेगा क्वेसर, या बनेगा पल्सर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, सुपरनोवा टूट के तीनों चीज नहीं बन रहा है, टूटेगा तो या तो न्यूट्रॉन, या हो सकता है न्यूट्रॉन बन जाए, न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, क्वेसर स्टार बन जाए, पल्सर। हिंदी में भी यही लिखेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वेसर और पल्सर, बजाज पल्सर। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है ना, है ना। यही तीनों चीजों का निर्माण हो सकता है इसमें, और कुछ नहीं। बात करेंगे न्यूट्रॉन क्या है, समझना। अंदर से श्रिंक हो रहा था, जब बाहर से भी सिकुड़ना, एकदम सिकुड़ना शुरू कर दिया, बाहर से भी अंदर से भी, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन। इसी को बोला जाता है श्रिंकिंग स्टार। क्या बोला जाता है, श्रिंकिंग स्टार, सिकुड़ता हुआ तारा। श्रिंकिंग स्टार बोला जाता है, सिकुड़ता हुआ तारा बोला जाता है। ठीक है, क्वेसर और पल्सर क्या होते हैं, क्वेसर और पल्सर को अलग से लिख लो यहां पे। दीज आर दी फास्ट मूविंग स्टार। ये क्या है, फास्ट मूविंग स्टार है। ये उस तरीके के तारे हैं जो बहुत तेज गति से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ब्लास्ट तो हो गए, टूट तो हो गए, एंड चल रहा है, लेकिन बहुत तेज गति से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस फास्ट मूविंग, इस रोटेशनल स्पीड के कारण इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण ये आसपास की बॉडीज को अपने पास आकर्षित करते रहते हैं, और कोई बड़ी बॉडी इनसे आकर टकराएगी तो ये चूर चूर हो जाएंगे, आकाशगंगा में विलीन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, उस बॉडी का पूरा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें। समझ में आ रहा है ना। अगर न्यूट्रॉन बना है तो वो श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, श्रिंकिंग स्टार बोल दिया गया। क्लियर है, चलो। क्वेसर या पल्सर बना है, तो क्वेसर या पल्सर क्या है, दीज आर दी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है, सॉरी, फास्ट मूविंग स्टार्स हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, और इसी मूवमेंट के कारण इनमें क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट होते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ज्यादा घर्षण होता है तो फोर्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, अब इसी मूवमेंट के कारण ये किसी से टकराते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, और इनकी लाइफ पूरी एंड हो जाती है। लेकिन अभी बच गया क्या, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन सिकुड़ रहा है, कोई बॉडी से आके टकरा गया या टूट गया, सिकुड़ना बंद हो गया तो ठीक है, लाइफ तो एंड है। अदरवाइज यही न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं, किनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा सिकुड़न हो गई, बहुत ज्यादा सिकुड़ गए, तो यही बनते हैं आपके क्या, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, यही क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल क्या है, ग्रेविटी तो जीरो छोड़ दो, वो इतना ज्यादा सिकुड़ गई है कोई चीज, अगर कोई आयरन है, आयरन रॉड है समझ लो, और उसको ठोक ठोक के पीट पीट के एकदम छोटी सी, इतनी बड़ी कोई आयरन रॉड है, उसको छोटी सी इतनी सी बॉल बना दिया जाए,
तो वो दिखेगी तो छोटी सी, लेकिन फेंक के मारेंगे तो लगेगी बहुत तेज। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसकी, कल मैंने एग्जांपल दिया था, पेपर प्लेन था तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी सी बॉल बना दे रहे थे हम तो बहुत ज्यादा। तो ये ब्लैक होल उसी तरीके की चीज है। बोला जाता है कि यहाँ के 1 ग्राम अगर सॉइल ले ली जाए, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स अगर 1 ग्राम भी यहाँ के ली जा रही है, 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच बराबर चीज हो गई, 1 ग्राम भी वहां पे चीज उठाई जा रही है, तो उसका वेट जो होगा वो अर्थ के मिलियन टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है ना? मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इसीलिए ब्लैक होल के आसपास से कुछ भी चीज आएगी, मान लो आप इस दीवार से दौड़ते हुए आ रहे हो भयानक स्पीड से, बुलेट की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हो, टकराओ इस दीवार से, तो दीवार को कुछ होगा क्या? किसको इफेक्ट होगा? आपको, हमको ही इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही कुछ केस है, दौड़ते हुए जाके हाथी से टकरा जाओ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? हमें। तो वैसे ही कुछ है कि अगर ये ब्लैक होल जिसके पास भी जाके टकराएगा उसको चीरते हुए निकल जाएगा। इतना ज्यादा डेंस है ये, हाईली डेंस्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा घनत्व है यहाँ का, हाईली डेंस्ड है ये, इतना ज्यादा डेंस है कि अगर प्रकाश की किरणें भी इसके पास से जाती हैं तो ये उसको भी खा जाता है। खा जाता है इन द सेंस पास नहीं करने देता है, इतना ज्यादा डेंस है ये। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, और यहाँ पे इस स्टार की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये थी लाइफ ऑफ स्टार। समझ में आया? क्लियर है? ये हमने देखे हैं क्या? लाइफ ऑफ स्टार। बहुत बड़ा हो गया। चलो, शुरुआत कहां से किए थे हमने? दिखेगा ही नहीं है तो ऐसे में। ठीक है, कहां से शुरुआत किए थे? निहारिका से शुरुआत किए थे। कहां से शुरुआत किए थे? निहारिका से या नेबुला से। ठीक है, क्या था नेबुला? ग्रुप ऑफ गैसेस। लिखा है ना? हाँ, क्या था? ग्रुप ऑफ गैसेस। डस्ट पार्टिकल्स भी एक तरीके की गैस ही है ना? तो आप बोल सकते हो ये क्या था? ग्रुप ऑफ गैसेस थी। ठीक है, चलो, निहारिका क्या थी? ग्रुप ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ये गैस क्या हुई? आपस के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पास आती रही। पास आने के साथ साथ ये किस में बदल गई? स्टार में बदल गई। स्टार की खासियत क्या थी? हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, और इनमें क्या हो रहा है? संलयन, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इनकी अपनी क्या है? कौन से स्टेट में है? सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है। इसी को हम बोलेंगे स्टार। स्टार के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? रेड जाइंट। क्या हर तारा रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा? अरे हर तारा होगा रेड जाइंट। व्हाइट ड्वार्फ थोड़ी पूछ रहा हूं। हर तारा किस स्टेज में आएगा? रेड जाइंट में आएगा ही आएगा। रेड जाइंट क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। ये यहां शुरुआत हुई थी और यहां इस चीज का क्या होने जा रहा है? एंड ही होने जा रहा है। ऑलमोस्ट समझ लो एंड होने जा रहा है। इसीलिए ये क्या बन गया है? लाल दानव बन गया है। अब लाल दानव के बाद टूटेगा तो छोटा साइज, अब यहां हमने देखे थे छोटा या बड़ा साइज है। कितना छोटा? सूर्य से 1.5 गुना छोटा, सन से 1.44 गुना छोटा अगर है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? सन से 1.44 गुना। ठीक है ना? हाँ, और सन से 1.44 गुना, 1.44 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो किस में बदलेगा? अभिनव तारा में बदलेगा, और वो सन से 1.5 गुना, 1.5 हम बोल ले रहे हैं राउंड फिगर में करके, 1.5 एक्चुअल में डाटा जो कितना है वो कितना है? 1.44 है ना? और छोटा है तो वो किस में बदलेगा? व्हाइट ड्वार्फ में और ब्लैक ड्वार्फ में बदलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो स्टेज अगर देखा जाए तो व्हाइट ड्वार्फ के बाद क्या था? ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, और यहां से देखोगे तो सुपरनोवा ही किस में बदलता है? न्यूट्रॉन, क्वेसर और पल्सर। ठीक है ना? न्यूट्रॉन, क्वेसर और पल्सर। ब्लैक होल कौन बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। ब्लैक होल क्या बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है ना? रेड जाइंट के पहले कोई भी स्टार क्या था? स्टार था, फर्स्ट स्टार था। फर्स्ट स्टार के पहले नेबुला। नेबुला क्या होता है? ग्रुप ऑफ गैसेस। सिर्फ लिपसिंग नहीं करनी है, बोलना है हमको। ठीक है ना? आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे ऐसा बोलना है। ठीक है, चलो, अब बात आती है कि क्या हर स्टार व्हाइट ड्वार्फ बनेगा? क्या नहीं, हर स्टार सुपरनोवा बनेगा, हर स्टार न्यूट्रॉन बनेगा, हर स्टार ब्लैक होल बनेगा, हर स्टार रेड जाइंट बनेगा। समझ में आ रहा है ना? हर स्टार रेड जाइंट बनेगा, है ना, लेकिन हर स्टार ये सारी चीजें नहीं बनेगा। सन क्या बनेगा? सुपरनोवा। क्या बनेगा? रेड जाइंट तो हर स्टार बनेगा। सन इन दोनों में से क्या बनेगा? सूर्य खुद एक स्टार है, सन क्या बनेगा? सुपरनोवा। अरे सुपरनोवा बनेगा, क्या बनेगा?
इतना कंफ्यूजन क्यों है? सूर्य खुद के 1.5 गुना से तो छोटा होगा ना। अरे कितने भोले हो आप लोग। सूर्य खुद के 1.5 गुना से तो छोटा ही होगा। मैं अपने 1.5 गुना हाइट से तो छोटा ही होऊंगा ना। तो सूर्य अपने खुद के 1.5 गुना से तो छोटा ही होगा, तो वो क्या बनेगा? सन कभी ब्लैक होल बनेगा क्या? नहीं, सन क्या बनेगा? व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ। समझ में आ रहा है ना? सूर्य खुद किस में कन्वर्ट होगा? व्हाइट डॉर्फ में। लेकिन अभी वो यंग एज में है, अभी बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलो क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। ये लिमिट किसके द्वारा दी गई थी? ये लिमिट है एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसको चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? नेबुला। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? अंतरिक्ष को जानने के लिए सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहली थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? टॉलमी के बाद, बोलना है भाई, ठीक है, एक एक करके पूछूंगा अदरवाइज। टॉलमी के बाद किसने दिया था? कोपरनिकस के बाद, कोपरनिकस के बाद नहीं आए थे लास्ट क्लास में। कोपरनिकस के बाद कौन था? गैलीलियो। गैलीलियो के बाद किसका नाम आया था? हर्शेल। किसका नाम आया था? रिवीजन हुआ है, ठीक है ना। गैलीलियो के बाद किसका नाम आया था? हर्शेल। हर्शेल के बाद हबल का, हबल टेलीस्कोप बहुत फेमस है ये तो, ठीक है ना। किसका नाम आया था? हबल का, ठीक है ना। तो इसके हर्शेल के बाद किसका नाम आया? हबल। और हबल के बाद हमने क्या देखा था? जॉर्ज लेवेंथेर। कौन सी थ्योरी? मॉडर्न थ्योरी। नाम? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेवेंथेर के द्वारा दी गई थी। इनके थ्रू हमें पता चला कि किस तरीके की बॉडीज हैं, किस तरीके के रिवॉल्यूशंस एंड ऑल चीजें हो रही हैं। फिर हमने देखा कि अलग अलग तरीके के ग्रुप्स ऑफ स्टार को क्या बोला जाता है? गैलेक्सीज बोली जाती हैं, आकाशगंगा बोला जाता है। इस तरीके की हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। हमारी जो पड़ोसी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा, ठीक है। और जो हमारे क्लस्टर में है एक और, इसका नाम क्या है ना? NH91, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 91 करके याद कर लो, हमारे पड़ोस में इस तरह, ठीक है। लेकिन हमसे क्लोजेस्ट जो है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। NH मतलब सच में नेशनल हाईवे नहीं है, ठीक है ना, याद करने के लिए बस, ठीक है। नेशनल हाईवे 91, ठीक है। चलो इसके बाद जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती है इसको क्या बोला जाता है? क्लस्टर्स बोला जाता है, ठीक है। फिर हम आ गए लाइफ ऑफ स्टार में। लाइफ ऑफ स्टार में हमने क्या देखा? सबसे पहला किसका फॉर्मेशन देखा हमने? नेबुला का फॉर्मेशन देखा, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे कहलाती है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद ये हमने लाइफ ऑफ स्टार देख ली। लाइफ ऑफ स्टार, तारों का जीवन चक्र, हमने एक नेबुला वाला पॉइंट छोड़ा था, ठीक है। ये लो, ओरियन नेबुला। एक नेबुला धूल और गैस का एक विशाल बादल है। इट इज अ ग्रुप ऑफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है ना? हमने देखे थे नेबुला, समझ में आ रहा है ना? नेबुला भी देखे थे स्टार बनने के पहले। तारों के निर्माण के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करता है। इट इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। मतलब किसी भी स्टार को बनने के लिए पहली स्टेज जो है, मतलब शुरुआती दौर जो है, नर्सरी मतलब जो तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, वो कौन कर रहा है? नेबुला। और ये ओरियन नेबुला क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबुला है, इसीलिए नाम क्या बोला जाता है? मिल्की वे के लिए कौन सा? ओरियन नेबुला। इसी को लिखोगे ओरियन नेबुला, ठीक है ना। ओरियन निहारिका या ओरियन नेबुला। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह, हमने बताया हमारी आकाशगंगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के असंख्य तारों में से एक तारा है जो आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 250 मिलियन वर्षों में पूरी करता है। हमने बोले सन भी घूम रहा है। अगर इसकी परिकल्पना देखी जाए, अगर ऐसा इमेजिनेशन देखा जाए, तो इसको बना लो सन, और इस सन के आसपास कौन घूम रहा है? अर्थ, ठीक है। अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? मून, ठीक है। और ये सन खुद इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। ये क्या है? गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी का चक्कर कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। ऐसे लाखों करोड़ों सन है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे लाखों करोड़ों सन है जो इस सूर्य हैं, जो स्टार हैं, जो इस गैलेक्सी के, हमारी गैलेक्सी के क्या कर रहे हैं?
परिक्रमा लगा रहे हैं। 100 अरब, 1 अरब में 100 करोड़, ठीक है। तो अब हिसाब आप लोग लगाते रहना। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। और आकाश गंगा की परिक्रमा लगभग कितने में, 250 मिलियन वर्ष में कंप्लीट करता है। 250 मिलियन वर्ष में क्या करता है, पूरी करता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। आंकड़े याद नहीं करना है ना, एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे परेशान नहीं होना। 250 मिलियन, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। 250 मिलियन ज्योग्राफी है, बहुत आराम से, छोटी सी बात है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। चलो, सूर्य हमारी आकाशगंगा के असंख्य तारों में से एक है और ये आकाशगंगा की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी गैलेक्सी। जिस तरीके से अर्थ सन की, मून अर्थ की, उसी तरीके से सन गैलेक्सीज की परिक्रमा कर रहा है। वापस नेबुला समझ में आ गया है, ठीक है। अब वापस आ जाओ किसमें, लाइफ ऑफ स्टार में। यूनिवर्स में विभिन्न गतियों व बलों के कारण ब्रह्मांड में विद्यमान द्रव्य मेघ परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते हैं। नेबुला जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, अपने ही ग्रेविटेशन के कारण ये क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर ऑन ग्रेविटेशन। परस्पर मतलब आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप द्रव्य संगठित होकर पिंड का रूप ले लेता है, जिसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। संलयन मतलब हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीलियम में। कन्वर्ट हो नहीं जाता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे सारा की सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया था। इस स्टेज में आते आते सारा हीलियम भी जो रहता है, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस स्टेज में आते आते हीलियम भी खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, हीलियम भी एंड होने लगता है, तब जाके लाइफ क्या हो जाती है, स्टार की एंड हो जाती है। फिर वो मेटेलिक मिनरल में बदल जाता है। फिर कहीं टूटा तो कुछ अलग अलग चीजों में बढ़ गया, कोई प्लेनेट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई स्टार टूटा तो अर्थ बन गया, अर्थ में मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, क्लियर हुआ, समझ में आया। वापस आ जाओ यहाँ पे, ये सारी चीजें हम देखेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़े थे हमने कि आपस में नेबुलाई गुरुत्वाकर्षण के कारण पास में आ रहा है, संगठित होकर इसमें क्या शुरू हो जा रहा है, नाभिकीय संलयन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन इट स्टार्टेड न्यूक्लियर फिजन एंड बिकॉज ऑफ दिस फिजन इसकी अपनी क्या आ जाती है, वो सारी प्रॉपर्टी, दे हैव देयर ऑन लाइट, दे हैव देयर ऑन हीट, ठीक है। और क्या देखेंगे, दे आर इन प्लाज्मा स्टेट। कौन से स्टेट में होंगे, प्लाज्मा स्टेट में होंगे। और क्या देखे थे हमने, प्लाज्मा, देयर सरफेस टेम्परेचर इज मिनिमम 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है ना। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तारों का जन्म होता है। देखो अभी इस प्रक्रिया के स्वरूप ही क्या हुआ है, तारों का जन्म हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तारों में हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया, समझ में आ रहा है, तारों में क्या शुरू हो गई है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हुआ है, ठीक है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर तारों को केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है। हमने देखे पहले तो रेड जाइंट में बदला, तब हाइड्रोजन खत्म होने ही वाला है, खत्म हो रहा है। फिर जैसे ही खत्म हो गया तो वो सिकुड़ना शुरू करेगा। छोटा है तो व्हाइट ड्वार्फ और बड़ा है तो अभिनव तारा, सुपरनोवा। समझ में आ रहा है ना, कितना छोटा या कितना बड़ा, 1.44। कितना छोटा कितना बड़ा, 1. ये लिमिट किसने दी है, चंद्रशेखर ने दी है, एस चंद्रशेखर ने दी है, ठीक है। समय के साथ साथ विद द टाइम धीरे धीरे संपूर्ण हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में बदल जाने पर तारा ठंडा होकर लाल रंग का बदलता है। यही स्टेज क्या कहलाती है, रेड जाइंट कहलाती है, लाल दानव कहलाती है। अब केंद्र में हीलियम बचा है। अब हीलियम किसमें कन्वर्ट शुरू होगा, कार्बन में। अब हीलियम किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, कार्बन में। कार्बन में कन्वर्ट होगा और कार्बन अन्य भारी पदार्थ मतलब अदर हैवी मिनरल्स में, मटेरियल्स में बदलना शुरू होगा, लाइक आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। ये सब हमने वहां डायग्राम के रूप में देखे थे, यहाँ लिखित रूप में क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वैसा डायग्राम कहीं मिल नहीं रहा था तो इसलिए अपन ने बना के देख लिया। परिणाम स्वरूप केंद्रीय भाग तीव्रता से संकुचित होता है, परंतु बाह्य परत इसका साथ नहीं दे पाती। सेंट्रल जो पार्ट है स्टार का वो तो बहुत जल्दी सिकुड़ रहा है, लेकिन जो आउटर सरफेस है वो उतनी जल्दी सिकुड़ता नहीं है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण रिक्तता इनके मध्य उत्पन्न हो जाती है। अंततः इसके कारण तारे में क्या होता है, विस्फोट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। जिस ब्लास्ट को हमने देखे, ब्लास्ट होता है जिसके कारण क्या होता है, सुपरनोवा।
छोटा है तो वो व्हाइट डॉर्फ में लास्ट भपकेगा और फिर बंद हो जाएगा ब्लैक डॉर्फ, है ना, लेकिन बड़ा है तो सुपरनोवा। इसके पश्चात दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कितनी स्थितियां? दो। एक्चुअल में एक तो हो गई न्यूट्रॉन, और क्वेसर और पल्सर को एक ही माना गया है। दोनों में विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन स्पीड के कारण इनका नाम अलग अलग है। एक अलग स्पीड से चलता है इसलिए क्वेसर, एक दूसरी स्पीड से चलता है इसलिए पल्सर, बाकी है दोनों चीजें। तो इसके बाद दो चीजों में कन्वर्ट होता है कोई भी स्टार, ठीक है। यदि तारे का द्रव्यमान मतलब मास, इफ अ स्टार हैज अ मास लेस देन 1.4 मास ऑफ सन, ये ms क्या है? बैठे मत रहो, इसको लिख लो, ठीक है ना। ये 1.4 ms क्या है? 1.4 ms मतलब 1.44 मास ऑफ दी सन, 1.5 गुना सूर्य के मास से कम है, ठीक है ना। यदि तारे का द्रव्यमान, अगर स्टार सूर्य के मास से 1.5 गुना कम है, ठीक है, जहां ms क्या है? सूर्य का द्रव्यमान है, से कम होता है, तो तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर किस में बदल जाता है? ये लिखा हुआ हम पढ़ते तो थोड़ी सी दिक्कत जाती, डायग्राम के हिसाब से पढ़ लिए तो समझ में आ गया है ना, ठीक है। तो वो किस में बदल जाता है? श्वेत वामन 1.5 गुना से कम है, तो श्वेत वामन किसके 1.5 गुना? सन के 1.5 गुना। और अगर 1.5 गुना से, और इसी व्हाइट डॉर्फ को क्या बोलते हैं? फॉजिल स्टार बोला जाता है। और यही व्हाइट डॉर्फ किस में बदल जाता है? ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना? यही व्हाइट ड्वार्फ किस में बदल जाता है? ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। और अगर अधिक हो तो तारों में उपस्थित मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था में तारों को न्यूट्रॉन तारा और पल्सर, अलग अलग तरीके के फॉर्म में, न्यूट्रॉन तारा अलग है, पल्सर अलग है, न्यूट्रॉन तारा एवं आना चाहिए था, एवं पल्सर भी कहते हैं। समझ में आया क्या बोला है? ये इतनी स्पीड से घूमते हैं ये, सुपरनोवा के बाद, ब्लास्ट होने के बाद, अगर 1.5 गुना से, सूर्य के 1.5 गुना से अधिक हैं, इतनी स्पीड से घूमते हैं कि कभी कभी ये आपस में अपने बॉडी को छोड़ के चल देते हैं। जो सेंट्रल पार्ट सिकुड़ रहा था, उस सिकुड़न वाले को छोड़ के चल देते हैं और ब्लास्ट होके अलग हो जाते हैं, है ना। तो किस में बदलते हैं? न्यूट्रॉन और पल्सर्स में बदलते, एक्सक्यूज मी, पल्सर में बदलते हैं। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? न्यूट्रॉन किस में बदलता है? ठीक है, लेकिन ये ब्लैक होल क्या है? ठीक है, समझना इसको। देखो ब्लैक होल समझ में आया क्या था? ठीक है ना। चलो इस स्लाइड को मैंने बोला था हटाने को, लेकिन ये स्लाइड हटाई नहीं गई। लेकिन मजनू, ये ब्लैक होल होता क्या है समझो, ठीक है। ब्लैक होल समझ में आ गया क्या है ब्लैक होल? इतना ज्यादा श्रिंक कर दोगे, जैसे अगर ये मेटेलिक बॉल है समझो, इस मेटेलिक बॉल को, वैसे तो ये खुद ही हैवी है, लेकिन इसको और एकदम मैं इस पॉइंट साइज में बना दूं। किस में बना दूं? इस पॉइंट साइज में बना दूं, तो दिखेगी तो पॉइंट साइज, लेकिन उसका वेट ऐसे फेंक के मारोगे तो सर फट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? है ना। जैसे एक छोटे से गोली समझ लो, बंदूक की गोली कितनी छोटी होती है, लेकिन वो गति जिस गति से आ रही है ना, तो असर कर जाती है। तो उसी तरीके से इतना ज्यादा संकुचित हो जाता है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। पढ़ो जरा। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। हमने देखा न्यूट्रॉन तारा ही किसमें बदलता है? जरूरी नहीं है, देखो एक पॉइंट याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी न्यूट्रॉन स्टार बिकम्स ब्लैक होल। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि हर न्यूट्रॉन तारा किसमें बदल जाए? ब्लैक होल में बदल जाए। समझ में आ रहा है ना। अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः, मतलब बहुत ज्यादा मास उसका श्रिंक होते चला जाता है, एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इस अनलिमिटेड डेंसिटी वाले एक पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? ब्लैक। ये अर्थ से बहुत छोटा होता है, लेकिन अर्थ में अगर आ गया तो अर्थ को बीच से चीरते हुए निकल जाएगा। सब चीज को क्या बना देगा? लावा बना देगा। सबको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? लावा में कन्वर्ट कर देगा। बोलेंगे आग की बारिश हो रही है, लावा की बारिश हो रही है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा ब्लैक होल वगैरह, लेकिन वो तो ऊपर से प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा लगेगा कि लावा की बारिश हो रही है। समझ में आ रहा है? ऐसे लावा गिर रहा है ना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? ब्लैक होल क्या करेगा? इतना ज्यादा श्रिंक होता है। लास्ट पॉइंट देख लो, इस कृष्ण छिद्र से किसी भी द्रव्य, मतलब कोई भी मास, यहां से समझ में आ गया ये वाला? इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। किसी भी द्रव्य मतलब किसी भी मास, यहां तक कि प्रकाश का पलायन, यहां तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता। मतलब ये ब्लैक होल इतना ज्यादा डेंस होता है कि कोई मास तो छोड़ो, कोई बॉडी तो छोड़ो, यहां से लाइट भी होके नहीं गुजर सकती। समझ में आ रहा है ना? नॉट इवन मास,
लाइट कैन नॉट ऑल्सो पास थ्रू देम। समझ में आ रहा है ना, केवल कोई मास ही नहीं, लाइट भी पास नहीं हो सकती। यही कारण है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना, ब्लैक होल को देखा। कई हॉलीवुड मूवीज हैं इसके ऊपर, ब्लैक होल की डॉक्यूमेंट्रीज बताती हुई। इंटरस्टेलर में तो वो अलग चीज एक बताई है, थोड़ा सा ब्लैक होल से थोड़ा अलग। एक दो और मूवीज है, अभी नाम नहीं याद आ रहा, ब्लैक होल की बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, बताया गया इसका कॉन्सेप्ट। चलो कोई बात नहीं। ब्लैक होल शब्द 19 ये याद रख लेना, किसने दिया है, व्हीलर द्वारा दिया गया। पूरा नाम क्या है, जॉन व्हीलर। ब्लैक होल नाम किसके द्वारा दिया गया है, जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये याद रख लेना। ब्लैक होल जो शब्द दिया गया है, जो नाम दिया गया है 1967 में अमेरिका के कॉस्मोलॉजिस्ट थे, खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम क्या है, जॉन व्हीलर। ये हम देख चुके हैं 1.4 ms क्या है, चंद्रशेखर चीमा। पूरा नाम क्या है, एस चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ ऑफ स्टार। समझ में आ गया किस तरीके से स्टार का जन्म होता है और किस तरीके से कोई स्टार मर जाता है, खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद जब स्टार खत्म हो गया तो अब बात आती है कि प्लैनेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बने प्लैनेट्स, क्या है ये प्लैनेट्स। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि किस तरीके से वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरी, इसमें भी बहुत झोलझाल हुआ है, ठीक है ना, इन थ्योरीज में बहुत झोलझाल हुआ। आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्लास में सब लोगों ने अपने अकड़म तिकड़म लगा लगा के ये बस सिद्ध करना कोशिश किए हैं, है ना। किसी ने बोला कि 2 स्टार से मिलके प्लेनेट बन गए टकरा के, तो भाई हमारे मतलब हमारे क्या हर जगह टांग पकड़ के खींचने वाले लोग जाते हैं। तो लोगों ने बोले कैसे सिद्ध कर सकते हो आप, अगर ये चीज, ये पेन किसी दूसरे पेन से मिलके बना है, ये पेन किसी चीज से मिलके बना है, समझ लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पेन में उस चीज के लक्षण तो होने चाहिए, समझ में आ रहा है ना, उस चीज के क्या होने चाहिए, तत्व पाए जाने चाहिए, लक्षण पाए जाने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या बोल दिया कि ये किसी पेन जो था किसी चीज से टूट के बना है, और टूट के जो मेन वाला प्रोडक्ट था, जो मेन पेरेंट था, वो पूरा नष्ट हो गया। तो मैच किससे करोगे, समझ में आ रहा है ना। तो प्लेनेट बनने की भी एक से एक थ्योरीज आई हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।